हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपना सिलेबस पता होगा। इंग्लिश ग्रामर का दो भाग में आता है। एक तो प्योर ग्रामर है जिसमें नरेशन, वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीचेज ये सब हैं, और दूसरा है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आज आप लोगों को हम नरेशन से ही शुरू करते हैं, ठीक रहेगा। नरेशन के बारे में आपको बताएंगे। नियम, पहले नियम आप ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद आपको मॉक पेपर्स सॉल्यूशन कराए जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक पेपर्स होंगे, ठीक है, आपको लगे रहना है, ठीक है। पहले नियम को ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद मॉक पेपर्स आपने देखा होगा। एक सेंटेंस होगा जैसे नरेशन से संबंधित, डायरेक्ट नरेशन दे देगा, उसका इनडायरेक्ट में क्या होगा, 4 ऑप्शंस होंगे। तो जब आप नियम जानेंगे तभी उसको पिकआउट कर पाएंगे। नरेशन, ये नरेशन क्या होता है? नरेशन नरेट नामक शब्द से बना है। नरेट, नरेट का मतलब होता है टू से समथिंग। टू से समथिंग माने कुछ कहना, ये होता है ना। एंड वॉट एवर यू से इज कॉल्ड स्टेटमेंट। जो कुछ भी आप कहते हैं वो क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट को कहाँ लिखते हैं? इन्वर्टेड कामा में। समझा नहीं बात? इसका मतलब इन्वर्टेड कामा में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो किसी की कही गई बात है। आपको बताया भी गया होगा कि किसी की कही गई बात को हम इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। यानी डायरेक्ट नरेशन में सारा रोल इसी का है। समझ पा रहे मेरी बात को? और जो नरेट करता है, जो किसी चीज को कहता है, उसी को हम नरेटर बोलते हैं। तो किसने किससे कहा ये एक तरफ होता है, और जो कुछ भी कहा गया वो एक तरफ होता है। लाइक दिस, ही सेड टू मी आई एम नॉट फीलिंग well today। He said to me I am not feeling well today। ठीक है, ये देखिए इन्वर्टेड कामा से क्लोज है। यही स्टेटमेंट है, यानी यही बात कही गई है। और ये बात किसने कहा है? ही ने मी से कहा है। ही नरेटर है, कहने वाला है, और मी जिससे कहा गया वो है। आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, सुनने वाला है, ये कहने वाला है, ये सुनने वाला है। समझ पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि ही से लेकर के टुडे तक का एक सेंटेंस है, लेकिन ये पूरा 2 भाग में बटा हुआ है। कैसे मालूम? कामा से। कामा किसी भी चीज को सेपरेट करता है, अलग करता है। कामा से एक तरफ का पोर्शन प्लेन है। इस प्लेन पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। और जो दूसरा भाग है इन्वर्टेड कामा से क्लोज है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कहने का ये है कि एक ही सेंटेंस में जब 2 स्पीच हों, एक रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर? जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो कुल 6 जगह पर चेंज होते हैं। 6 जगह पर चेंज होते हैं। कहाँ कहाँ पर चेंज होते हैं पहले ये देखिए। नियम तो आगे की बात है। नंबर 1, ये क्या है? आप कहेंगे से, और हम कहेंगे ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है ना। जब ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो क्या ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब नहीं है? पहला चेंज इसमें होता है। और सेड अकेले नहीं बदलता है, इसके साथ टू भी चला जाता है।
लेकिन ये सेट बदलता है किसके आधार पर? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप के आधार पर। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं? 5। एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। जैसा ये होगा उसी के आधार पर ये बदलेगा। कैसे बदलेगा ये हम आगे बताएंगे, अभी हम ये बता रहे हैं कि कहाँ बदलेगा। तो पहला चेंज रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में, ये देखिए। सेकंड नंबर क्या है? कामा, इन्वर्टेड कामा, यहां भी चेंज होगा। कामा इन्वर्टेड कामा इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं रहेगा, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? नॉट नेसेसरी। ये भी इस सेंटेंस के टाइप के आधार पर भी होगा। जैसा ये सेंटेंस है, आप फिलहाल ये जानिए कि जब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो इसके जगह पर हम कंजंक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? वह शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप के आधार पर वो बदलता रहेगा, वो नियम में आगे बताया जाएगा। ये तीसरा नंबर क्या है? आप कहेंगे आई, हम कहेंगे ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। यानी तीसरा चेंज किसके आधार पर होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के आधार पर। रिपोर्टिंग स्पीच के आधार पर। अभी तक आपको क्या अर्थ निकला कि इसमें जो दो चेंज हुए हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर हुए हैं, समझ पा रहे हैं? और इसके बाद जितने भी चेंज होंगे रिपोर्टिंग स्पीच के आधार पर होंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन समझ रहे हैं? नहीं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम है तो नहीं बदलेगा। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन जानना है क्या? हाँ, ही, सी, दे, तो नहीं बदलेगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की केस में बदलेगा। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई या वी है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिए आता है, समझ पा रहे हैं? ये आई या वी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिए आएगा। और यहाँ पर अगर यू दिया है तो ये यू किसके लिए आएगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। प्रैक्टिस कराई जाएगी, अभी नियम जानिए कि कहाँ कहाँ चेंज होते हैं। अब देखिए, एम के साथ फॉर्म में आईएनजी लगा है इस पर्टिकुलर केस में, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या बताता है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। किस टेंस से बिलोंग करता है ये आपको देखना है। आप पूछेंगे क्यों, उसकी क्या जरूरत है? इसलिए कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं? 4। या फ्यूचर है, कितने होते हैं? 4 4। 8 में से अगर कोई है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, ठीक। लेकिन अगर ये पास्ट है तो पास्ट में कितना होता है? 4। उस 4 में से कोई है तो इसका टेंस जरूर बदलेगा। ये देखना होगा कि अब ये किस टेंस का है। इसके लिए अभी हम चार्ट नंबर 1 आपको लिखवाएंगे। चार्ट नंबर 1 बेस्ड ऑन टेंस है, वो तभी अप्लाई किया जा सकता है जब ये पास्ट टेंस का है, ठीक है। तो ये 4th नंबर का चेंज हुआ। और ये क्या है? आप कहेंगे टुडे, ये कहेंगे ना, हम कहेंगे ये नज़दीकी शो करने वाला वर्ड है। वो वर्ड है जो नज़दीकी को शो करता है। तो नज़दीकी शो करने वाला वर्ड दूरी शो करने वाले वर्ड में बदल जाएगा। ये चार्ट नंबर 2 आपको लिखवाएंगे। अब आप कहेंगे सर सेंटेंस तो खत्म हो गया, 5 ही हुआ, आप तो 6 कह रहे थे। ये तो एसर्टिव सेंटेंस है भाई। एसर्टिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप होता ही है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा कि नहीं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा कि नहीं? यही 6वां चीज है, ये बदल करके फुल स्टॉप में हो जाता है। ये 6वां चेंज, समझ पा रहे बात को? ये 6वां चेंज इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी के केस में लागू होता है।
यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? कोई डाउट? चिंता मत करिए, एकदम ध्यान लगा कर देखिए और प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि आप अब इसको मिटा सकते हैं। ये चार्ट नंबर 1 बेस्ड ऑन टेंस है, ठीक है। इसको दो पार्ट में कर लीजिए, इधर कर लीजिए डायरेक्ट और इधर कर लीजिए इनडायरेक्ट। अब ध्यान से देखिए, पहले समझ लीजिए, लिखने के लिए आपको कहेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट नरेशन के नीचे लिखा हुआ जो टेंस है अगर आपको मिलेगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय उसके सामने वाला आप अप्लाई कीजिएगा, यूज करिएगा। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस का है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किस में बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अब तो आपको पहचानना होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं। टेंस की जरा भी कमी होगी, कमजोरी होगी तो नरेशन गलत हो जाएगा। टेंस पर आपको एकदम स्ट्रांग होना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किसमें बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नोट कर लीजिए। हो गया आपको? मिटा दे। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट का है तो बदल करके हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस है तो बदल करके हो जाएगा
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब समझ रहे हैं? टेंस वाला चेंज नहीं होगा, बाकी चेंज तो होगा, केवल टेंस में चेंज नहीं होगा। अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी क्या होगा? नो चेंज। ओके, अब देखिए, अब सीधे फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से है वो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल दिया है तो हो जाएगा वुड, शैल दिया है तो शुड, कैन दिया है तो कुड, मे दिया है तो माइट हो जाएगा। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट हो जाएगा। ले आगे बढ़ जाए। लेकिन पहले से ही वुड, शुड, माइट, कुड, मस्ट या ऑट टू, ये दिया है पहले से ही, तो नो चेंज। अब आपको चार्ट नंबर 2 के बारे में बताने जा रहे हैं। चार्ट नंबर 2, अभी हमने आपसे कहा कि नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्द दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाएंगे। बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से जो मेन हैं उन पर हमको खास तौर पर फोकस करना है। अगर दिस दिया है तो इसका हो जाएगा दैट। हियर दिया है तो देयर। नाउ दिया है तो देन। दिस दिया है तो दोज। टुडे है तो दैट डे। टुनाइट है तो दैट नाइट में चेंज होगा। इसको नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग कहूँगे एक दूसरे से ले लीजिएगा, आप लोग एक दूसरे से पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। अगर स्टरडे दिया है तो स्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे।
टुमारो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये मेन है इसकी। इसके बाद मॉक पेपर्स कराए जाएंगे और कोई वर्ड मिलेगा तो उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा। आइए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि सेंटेंस के आधार पर कैसे चेंज होते हैं। पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। आप जानते होंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस भी असर्टिव में आता है और निगेटिव सेंटेंस भी इसी में आता है। यानी जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो भी, निगेटिव होगा तो भी वही नियम लगेगा जो हम बताने जा रहे हैं। हम जो बता रहे हैं सुने ना। असर्टिव सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब अफर्मेटिव भी है, निगेटिव भी है। यानी जब किसी भी सेंटेंस से काम होने या काम न होने का इंफॉर्मेशन मिले तो ये दोनों किस में आते हैं? असर्टिव में। लेकिन इसमें भी जब बंटवारा किया गया, यूनाइटेड फैमिली थी ना, बंटवारा होता है ना, कहते हैं उधर वाला मकान तुम्हारा, इधर वाला तुम्हारा, न तुम हमारे यहाँ आओगे ना हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसमें भी तो बंटवारा किसका होता है भाई? प्रॉपर्टी का। तो असर्टिव सेंटेंस की प्रॉपर्टी क्या है? काम होना या काम न होना। तो इसी प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ। एक को दे दिया गया, तुम्हारे जिम्मे क्या होगा? काम होने का इंफॉर्मेशन मिलेगा। एक को काम न होने का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो जिस सेंटेंस से काम होने का इंफॉर्मेशन मिलता है वो अफर्मेटिव है, और जिससे काम न होने का इंफॉर्मेशन मिलता है निगेटिव है। लेकिन जब असर्टिव बोला जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि दोनों की बात हो रही है, दोनों पर सेम नियम अप्लाई किया जाएगा। तो असर्टिव की बात करने जा रहे हैं। अभी अभी एक सेंटेंस हमने लिखा था, ही सेड टू मी आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। यही था ना भाई? ये सेंटेंस था ना। अब नियम यहीं से शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा से ढका हुआ सेंटेंस असर्टिव है यानी अफर्मेटिव या निगेटिव है, और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी दिया गया है यानी किससे बात की जा रही है ये बताया गया है, तब से बदलता है किसमें? टेल में। टर्म्स एंड कंडीशन मालूम हो गया ना। जब ये असर्टिव सेंटेंस का होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, तभी से बदलेगा किसमें? टेल में। अब ये देखना होगा से किस फॉर्म में है। तो ये से सेकंड फॉर्म में है, तभी तो सेड हुआ। ये हो गया सेड। तो बट नेचुरली किसका भी सेकंड फॉर्म करिए तो इसका क्या हो जाएगा? टोल्ड। जैसा होगा वैसा। ही सेड के जगह पर क्या हो गया? टोल्ड। मैंने बताया था कि सेड अकेले नहीं जाता है, सेड के साथ टू भी चला गया, ठीक है। ही टोल्ड मी। जब असर्टिव सेंटेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच वाला, इन्वर्टेड कामा से ढका हुआ, तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके इसके जगह पर दैट कंजंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। दो चेंज हो गया। तीसरा चेंज यहां क्या दिया है? आई। आई किसके लिए आया? ही के लिए। यहां पर क्या लिखेंगे? ही। मान लीजिए यहां ही नहीं होता, यहां मोहन होता, सोहन होता, कुछ इस तरह का, तो भी आप ही लिखते। किसी लड़की का नाम होता, सी लिखते। मैंने बताया ना, जो होगा इसी के लिए होगा। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग कर रहा है। क्लियर? क्या चेंज होगा? अभिधक ताकना होगा। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस से बिलोंग कर रहा है, तो इसका टेंस बदलेगा, बदलेगा ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो लगता है, वाज या वेयर। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है या आई है तो क्या लगता है, वाज। सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है या यू लगता है तो क्या लगता है, वेयर। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नंबर है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज। नॉट से कोई मतलब नहीं, ये तो रहेगा ही। वाज हो या वेयर, इन दोनों के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगता है, फीलिंग हो जाएगा। फीलिंग वेल में कोई चेंज नहीं, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। नोट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शीला सेड टू मीरा, आई हैव डन माई वर्क, है ना। ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है। रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सेड टू बदलेगा क्या होगा, टोल्ड। असर्टिव के केस में कामा इन्वर्टेड कामा बदल करके क्या हो जाएगा, दैट। आई किसके लिए आया, शीला के लिए। मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन, तो क्या लिखा जाएगा उसकी जगह पर, शी। यहाँ देखिए ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, यानी पास्ट टेंस से बिलोंग कर रहा है, तो इसका टेंस बदलना पड़ेगा। तो अब इसका टेंस देखना है क्या है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या बदलेगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे कोई मतलब नहीं। इसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, हो गया डन। जब सब्जेक्ट आई था तो अपना की इंग्लिश क्या हुई, माई। अब आई की जगह पर आपने क्या लिखा, तो माई की जगह पर क्या हो जाएगा, हर। क्लियर हो गया, कोई डाउट। यहाँ देखिए, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है ना, कोई डाउट नहीं। रिपोर्टिंग में क्या ऑब्जेक्ट दिया गया है, यानी किससे बात की गई, दिया है, नहीं है। सेट नहीं बदलेगा, सेट नहीं बदलेगा, पढ़ी है ना।
हाँ, लेकिन ये बात असर्टिव सेंटेंस में ही लागू होती है, हर सेंटेंस पर नहीं है, असर्टिव सेंटेंस में खास तौर पर, इसीलिए इसको बार बार फोकस कर रहे हैं। तो होगा राम सेड, कंजम्पशन क्या होगा, दैट, आई राम के लिए आया तो ही, हैव का हो जाएगा हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटेन, ए लेटर टू, आई है तो यहाँ माई लगा, अब क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। ठीक है, एक और देखिए, अब इसको आप लोग बताएंगे, आप नहीं बताइएगा, ये मान करके कि हमको नहीं आ रहा है, आप लोग हमको पढ़ा रहे हैं। ठीक, बताइए इसको क्या है। यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो सेट टू का क्या होगा, टोल्ड। यू आया श्याम के लिए, मैंने कहा ना कि आई और वी सब्जेक्ट के लिए आता है और यू ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अब इसके अगेंस्ट आपको चेंज करना है, तो श्याम क्या है, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी मैस्कुलिन जेंडर है, ये भी सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर में क्या होता है, ही। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। हैड नॉट, अब जब पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं तो ये किस फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में। हो गया, ही हैड नॉट हेल्प मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, रामू के लिए। तो रामू के लिए जब आप सब्जेक्ट लिखते तो क्या लिखते, ही, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना, क्यों भाई। तो अब मी बदल गया किस में, स्टार्टे का द प्रीवियस डे, ये लेकिन एक सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसका टेंस कभी नहीं बदलता। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत डेंजरस सेंटेंस है, इसके बाद वाला इससे भी ज़्यादा डेंजरस आ जाएगा। ये सेंटेंस असर्टिव तो है ना, कोई डाउट नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो सेट बदलेगा नहीं। माय टीचर सेड, कंजंक्शन क्या हो जाएगा, दैट। ध्यान से देखिए जो हम बताना चाह रहे हैं, जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो इसका टेंस तो नहीं बदलता, ये तो क्लियर है। लेकिन जब ये पास्ट होता है तो इसका टेंस बदलता है, चार्ट नंबर 1 इसी आधार पर था, है ना। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी नहीं बदलेगा, ये प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो उसका लॉजिक क्या है, कब नहीं बदलेगा, जब वह यूनिवर्सल ट्रुथ हो।
यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? जो पहले भी था सृष्टि के आरंभ में, आज भी है और उम्मीद की जाती है कि आगे भी रहेगा। ठीक है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी होने की संभावना है, वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसका टेंस कभी भी नहीं बदलेगा। ये तो प्रॉपर नाउन है ना, इसको बदलने का सवाल ही नहीं। दैट द सन इज, ये तो बहुत आसान होगा, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। मिटा दें इसको। अब आप हमको बताइए, क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? नहीं। क्यों? आजकल नहीं, ये पार्टिकुलर एक दिन की बात की जा रही है। तो कोई चीज़ पार्टिकुलर एक दिन के लिए हो या कुछ दिन के लिए हो तो वो एवर लास्टिंग नहीं हो सकता है। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, ये तो टाइम बिंग की बात है। टाइम बिंग कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकता। तो जब यूनिवर्सल नहीं हो सकता तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होगा, यानी इसका टेंस बदलना पड़ेगा। तो होगा माय टीचर सेड दैट द सन, अब इसका क्या हो जाएगा? वॉज वेरी हॉट। और टुडे का क्लियर? अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। मिटा दिया जाए। रानी सेड यू हैव नॉट संग ए सॉन्ग विमला। क्या आप बताएंगे क्या होगा? सेड बदलेगा? क्यों? है दिखाई नहीं पड़ रहा है, यही बताना चाह रहे हैं। यहां से लेकर के यहां तक एक सेंटेंस है। कामा क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था, किसको सेपरेट किया? विमला को। यानी रानी ने विमला को एड्रेस किया, संबोधित किया, और जिसको संबोधित किया जाता है इसका मतलब उससे बात की जा रही है, और जिससे बात की जा रही है वही ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट लुक में ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ा, यहाँ है। तो अब जब ये ऑब्जेक्ट है तो क्यों नहीं इसके साथ जोड़ दिया जाए? जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो अब सेट किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। रानी टोल्ड विमला। अब कंजंक्शन क्या हो जाएगा? यू किसके लिए आ गया? विमला के लिए। तो क्या हो जाएगा? सी। हैव का क्या हो जाएगा? हैड नॉट। थर्ड फॉर्म ऐसे क्यों कर दिया? हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म लगा ही रहता है। अब हैड ही ना हुआ है तो थर्ड फॉर्म तो मिला है। हैज, हैव, हैड सबके साथ थर्ड फॉर्म लगता है। सी हैड नॉट संग ए सॉन्ग, हो गया। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ये क्या होता है, किसी से कुछ इंफॉर्मेशन मांगा जाता है ना। कितनी तरह से इंफॉर्मेशन कितनी तरह से मांगा जाता है, दो तरह से। वो दोनों तरह क्या है, एक में बिगनिंग ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से होगा और दूसरे में बिगनिंग ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से होगा ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें बिगनिंग ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से है। ये देखिए, रवि सेड टू मोहन हैव यू हैड रमेश। ठीक है, लास्ट में आप देख रहे हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बता रहा है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब नियम सुनिए ध्यान से, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, चाहे किसी भी तरह का इंट्रोगेटिव है, इट डज नॉट मैटर, वो हेल्पिंग वर्ब वाला है या क्वेश्चन वर्ड वाला है, यहां पर ऑब्जेक्ट है या नहीं है, समझ पा रहे मेरी बात को। सेड हमेशा बदलेगा। सेड को बदलने के लिए यहां ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, वो केवल असर्टिव सेंटेंस पर लागू होता था बात। यानी इस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन से आपको पता चला कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। सेड टू के जगह पर हमेशा आप लिखेंगे आस्क्ड। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी। रवि आस्क्ड मोहन, यहां तक का तो क्लियर हो गया। अब समस्या आने वाली है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो अब आपको ये फाइनल करना है कि अगर यह इंट्रोगेटिव है तो कैसा है। यहां पर मैटर आएगा। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से जब बिगनिंग ऑफ सेंटेंस हो, ठीक है, तो कंजंक्शन क्या लगाते हैं, या वेदर, ये लगाते हैं ना। ये जानकारी रखिए, लिखिएगा मत। आप लोगों को तो ऑप्शन मिलेगा, जानते हैं क्या, लोग ये लिख देते हैं। अब बोलिए अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं, हो गया ना। और मैं समझता हूं कि इससे छोटा स्पेलिंग तो कोई होता ही नहीं है, केवल आई का होता है मैं के लिए। तो रवि आस्क्ड मोहन इफ, यहां तक क्लियर है। इसके बाद की समस्या बड़ी गंभीर है। इसके बाद इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, तो इसके बाद का सेंटेंस आप या तो अफर्मेटिव लिखेंगे या तो निगेटिव। अफर्मेटिव या निगेटिव। निगेटिव तभी होगा जब इसमें कहीं नॉट लगा हो, अदरवाइज अफर्मेटिव, चाहे जो भी हो। अफर्मेटिव हो तो भी, निगेटिव हो तो भी। इसके लिए पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। यानी कहना यह है कि कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट ही लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब मत लिख दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब का जो प्लेस है वहीं पर लिखिएगा, और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस कहाँ है, आफ्टर सब्जेक्ट। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट सब्जेक्ट, ठीक है, नॉट हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू। किसके लिए आया, थर्ड पर्सन, मैस्कुलिन जेंडर, सिंगुलर नंबर है कि नहीं, है ना। तो क्या लिखेंगे, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब क्या लिखेंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही हैड हेल्प्ड
फिर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखिएगा, तुरंत हेल्पिंग वर्ब मत उतार दीजिएगा। विवेक सेड टू रमेश, व्हाट आर यू डूइंग हियर, है ना। यहां मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देख रहे हैं, क्या फाइनल हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेड टू के जगह पर क्या लिखने वाले हैं आप, आस्ट। विवेक आस्ट रमेश, हो गया। यहां तक क्लियर। अब फिर प्रॉब्लम, जब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो अब यहां पर कंजंक्शन क्या होगा, यहां पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द आप लगाएंगे। तो याद रहे, यहां भी देखना होगा कि ये किस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी बिगनिंग ऑफ सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो जब बिगनिंग ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को आप फिर लिख देंगे। तो इस केस में क्या है, वर्ड। अब ये कंजंक्शन होगा, तब कंजंक्शन होगा जब इसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तब तो इंट्रोगेटिव हो गया। देखिए, क्वेश्चन वर्ड्स खास तौर से व्हाट और हाउ तीन रोल प्ले करते हैं, ट्रिपल रोल। एक इंट्रोगेशन, तब जब इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग हियर, इंट्रोगेशन है, पूछा जा रहा है। कंजंक्शन आप देखने जा रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव क्यों है, क्योंकि इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है तभी वो इंट्रोगेटिव माना जाता है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर सब्जेक्ट लिखेंगे तो वो इंट्रोगेटिव नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, किसके लिए है, रमेश के लिए, क्या हो जाएगा, ही। आर के साथ आईएनजी लगा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या बनेगा, पास्ट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में उलझ जाइएगा एकदम, टॉपिक टू टॉपिक। व्हाट ही वाज, और इसके साथ भी वर्ब में क्या हो जाएगा, आईएनजी, डूइंग, और हियर का क्या हो जाएगा। तो दूसरी चीज आपने क्या देखा, क्वेश्चन वर्ड के बाद जब सब्जेक्ट है तो क्या हुआ, कंजंक्शन हो गया। और तीसरा रोल आपको बता देते हैं, इसका डिटेल बताएंगे, अभी मिलने वाला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जब क्वेश्चन वर्ड के बाद एडजेक्टिव हो तो एक्सक्लेमेटरी हो जाता है, वो मिलेगा। आज तो नहीं मिल पाएगा, कल जरूर मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसमें से भी आते हैं सब। और देखिए, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन किसमें बदल गया, फुल स्टॉप। आसान लग रहा है ना, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं।
माई फ्रेंड सेड बोलिए। चलिए हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं तो हमें सोल्यूशन भी दे दें। यहाँ देखिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है ना, आस्ट में बदलेगा, कोई डाउट? टेंशन नहीं है। हाँ, माई फ्रेंड आस्ट, कंजंक्शन क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट को ही पूछता है, हु सब्जेक्ट को ही पूछता है, सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? ठीक है। कंजंक्शन के बाद आप क्या लिखते हैं? अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव है तो क्या चाहिए? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही ना मेन फार्मूला तो यही। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिला नहीं, छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, नहीं मिला मत मिले, क्योंकि है ही नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं हो के साथ। अब बाकी रूल फॉलो कर दीजिए। ये क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, क्या बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा? हैड लगेगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हु हैड रिटेन, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन फुल स्टॉप में। ये देखिएगा, हु के साथ पहले वाला नियम लागू नहीं होगा। तो आज आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का 50% पढ़ा है, ठीक है। बाकी कल, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस है, अभी लंबे लंबे। आप इंपरेटिव भी लंबा है और एक्सक्लेमेटरी भी लंबा है, ठीक है। कट करिए।